नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति 5 जून को पर्यावरण के उस पर पर्यावरण विश्व दिवस पर जैसे मैं कहता हूँ कि भारतवर्ष के लोग हमारे देश के क्रांतिकारियों, तपस्वियों, बलिदानियों की या तो याद नहीं करते या करते हैं तो रस्म अदायगी करते हैं। अक्सर मेरा ये गिला है भारत सरकार से भी, अब की हो या पूर्व की हो, ये उपेक्षित करते हैं। तो उसी में मैं कल ये जो 5 इसका जो विश्व पर्यावरण दिवस था, इसका जो मूल तत्व आम जनता को, आम लोगों को नहीं बताया जाता। पढ़े लिखे लोग भी इस पर शायद संज्ञान नहीं लेते। सरकार ने भी, मुझे तो कल इस अखबार में भी देखा, कहीं कोई इसमें उसका महत्व और क्यों ज़रूरी है वो नहीं बताया गया। तो इसमें एक प्रसंग आया था, कल भी आया और आज भी है, कि एक केन्या, अफ्रीका का एक देश है, वहाँ की एक तंग हाल गरीबी की परिवार में जीने वाली लड़की वारांगी थमाई, जिसने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में अपनी शिक्षा दीक्षा ली और विदेश से में पढ़ाई करके वापस अपने देश में आई, वैज्ञानिक बनी, शिक्षाविद बनी, पर्यावरणविद बनी और महिलाओं की आवाज़ उठाने वाली बनी। महिलाओं को बराबर का अधिकार दिलाने के लिए वो आवाज़ बनी। उन्होंने रूट लेवल पे काम किया। इस महिला को देख करके मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार आया कि हमारे भारतवर्ष के लोग कुछ टिप्स पे ही होंगे जो इस तरह का कुछ प्रकृति को, पर्यावरण को या जल संरक्षण को महत्व देते हों। उनमें से जैसे अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं, जैसे झारखंड के जिन्हें पद्म श्री मिली है पीछे, वो उन्होंने जो तालाब बनाए हैं उनका योगदान देख लीजिए। एक हमारे मेरठ के पास में ही डोला गांव, वहाँ के हैं, जल पुरुष कहे जाते हैं, राजेंद्र सिंह डोला जी। एक असम के हैं जिन्होंने भारत सरकार और राज्य सरकार से भी ज़्यादा, पेइंग कुर्चा असम के हैं, वो उन्हें वन पुरुष कहा जाता है। उन्होंने करीब 550 हेक्टेयर में इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी से वह मतलब वो जो कटान करती थी ब्रह्मपुत्रा, उसके संरक्षण के लिए और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए जंगल खड़ा कर दिया और वाइल्ड लाइफ को जीवित कर दिया। मान्य था हमारे देश के पढ़ा लिखा लोग, चाहे देश के आज़ादी के बाद से ही शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की तिकड़मबाजी में लग जाए, चाहे देश गर्त में चला जाए, कितना भी हो जाए, उसी शांति के नोबेल पुरस्कार की वजह से एक हमारे देश के नेतृत्वकर्ता ने हमारे देश का कम से कम 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि को कब्जा करवा दिया पड़ोसी देश से, महज केवल इसलिए कि शांति का पुरस्कार उसको, नोबेल शांति पुरस्कार में उसका मिल जाए। जबकि वो देश हम 1947 में आया, 1953 में हो गया। जब अंग्रेज़ हमारे देश को छोड़ करके गए थे तो 18 आयुध निर्माण यानी कि जो हथियार बनाने की फैक्ट्रियाँ थी वे हमारे देश में थी, और उस पड़ोसी देश में एक भी हथियार बनाने की फैक्ट्री नहीं थी। आज वो हथियारों में भी हमसे सक्षम है, उद्योग उत्पादन में भी सबसे आगे है, और ये कहूँ कि विकसित देश है और अमेरिका को टक्कर दे रहा है। और हम कहाँ हैं? केवल हम व्यक्तिगत, मैंने बोला हम व्यक्तिगत बहुत है। तो एक भाव था कि मुझे शांति। अभी एक संत भी इसी दौड़ में लगे हैं, वे भी एलिट वर्ग में मेडिटेशन, योगा सिखाते हैं, और वो भी उस वर्ग को कन्विंस करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लॉबी जहाँ शांति का पुरस्कार मिलता है, उनके अनुयायी बोलते हैं उन्होंने उस संसद में ध्यान सिखाया, योगा सिखाया, प्रवचन दिया, तो वो वहाँ केवल उनका उद्देश्य एकमात्र लॉबिंग करना है कि उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए। तो लेकिन मैं इस लड़की का, देखिए आप, मैं जो दोबारा से उस लड़की के ऊपर आ जाता हूँ, जो केन्या की गरीबी तंगहाली से वैज्ञानिक बनी, शिक्षाविद बनी, और उसने अपने देश में सुधार किए और उसको कितना मतलब उसने कार्य किया है। आप देखिए कि महिलाओं के बराबर की आवाज़ उठाई तो उसको जेल भेज दिया गया। उसने वहाँ भी, जेल जाने में भी उसने वहाँ महिलाओं के अधिकारों की आवाज़ उठाई, और वहाँ के वैज्ञानिक भी बनी, शिक्षाविद भी बनी। तो उसका चिंतन कितना गहरा था। और आप उनको 2004 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला पर्यावरण के, उसमें पर्यावरण शांति के लिए, यानी कि जंगल के संरक्षण के लिए। और आप आगे देखिए वो कि देश की, उस देश की केन्या की मंत्री भी बनी। हमारे यहाँ का ग्राफ देख लीजिए, यहाँ
कम लोगों को अवसर मिलता है। ऐसे एक हमारे उड़ीसा से जीत का है इस समय सारंगी जी, वो भी ऐसे धरती पुत्र हैं, उनको भी केवल राज्य मंत्री का दर्जा दिया। मैं मानता हूँ कि एक्सपीरियंस कम होगा, लेकिन ऐसे लोग के को अधिकतम मतलब अधिकार दिए जाएं जो हमारे देश की आन बान शान को बढ़ाने में और पर्यावरण को संरक्षित करने में सहयोगी बने। लेकिन हमारे देश का मापदंड क्या है, ये किस जाति से है, इसका जाति में कितना बैकग्राउंड है, ये कितने पैसे वाला है, ऐसे लोगों को हम चयनित करते हैं। तो कहने का मतलब कि जब से देश आज़ाद हुआ, शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए हम व्यक्तिगत होकर के देश को समझौते पर, बर्बादी पर करने पर उतारू हैं। तो ये मैं आपको इसलिए एग्जाम्पल दिया कि मैं, और उसकी बुक है जंगल के संरक्षण से संबंधित है, वो हिंदी में भी प्रकाशित हो गई है, यहाँ के किसी राइटर ने उसको लिखा है और उसको आप पढ़ना, मैं भी पढ़ूंगा, मैंने तो पढ़ा ही है अभी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक ज़मीनी लड़की, उसने विदेश में पढ़ाई कर करके वापस अपने देश की चिंता का ध्यान किया, अपनी संस्कृति को जिंदा, अपने पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए। ऐसी एक लड़की और है अभी इसी देश में, गरीबी तंगहाली से, मतलब घर से गरीब नहीं थी, फादर समय से पहले गुजर गए, परेशानी आ गई। मुरादाबाद के पास में कुंदर के एक कस्बा है, वहाँ की लड़की इमला अफरोज, आजकल वो ट्रेनिंग कर रही है, IPS बनी है। वो भी अपना वरतान सुनाती है, मैं उसको अपना आइकॉन मानता हूँ। मैं अपनी बेटी की, मेरी इच्छा है कि मैं उनसे मिलवाऊँगा। मेरी बेटी को मैं बोलता हूँ कि ऐसे लोगों से प्रभावित होना जो मेटेरियलिस्टिक जीवन जीते हैं, सस्ती लोकप्रियता के भूखे हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, कैसे भी समझौते, कैसे भी प्रदर्शन, ऐसे लोगों से प्रभावित कभी मत होना। वो इमला अफरोज भी ऐसी है, इल्मा अफरोज, हाँ, कि उनके फादर गुजर गए, परेशानी तंगी हाल देखी और उसने देखा कि भाई मैं साइंस किया, इंजीनियरिंग नहीं कर सकती, तो उन्हें आर्ट साइड से वो करके दिल्ली के अच्छे प्रतिष्ठित स्कूल से कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, विदेश में पढ़ाई करी। लेकिन वह अपने, जिन्होंने उनका सहयोग किया, माता ने, पिता ने, भाई ने, या जो एक पिता तुल्य, दादा तुल्य बोलते हैं चौधरी हरचंद सिंह जी, उनके सहयोग को नहीं भूलती। और गाँव की वे आशा भरी आंखें जो उसको देख करके बोलती है कि तेज़ दौड़ जाता था जब मैं गांव में आती थी, तो उसे वो सुख की सुविधाएं, वो ऐसा लग्जरियस जीवन ये उसको रास नहीं आया, उसे वहाँ की तड़पण, अपने देश की, अपने क्षेत्र की तड़पण आई। मैं उसको सलाम करता हूँ कि ऐसी लड़की जो अपने देश के लिए भी चिंतित होती हो, और आके उसने एक सेवा का भाव लिया। और उसकी कहती है कि मेरे भाई ने कहा कि तू सिविल सर्विस की तैयारी कर, वो पहले अटैम्प्ट में IPS बनी है, ट्रेनिंग कर रही है। कभी मैं उसे सर्च करूँगा, जहाँ भी उसकी पोस्टिंग मिलेगी, नज़दीक हुई तो मैं अपनी बेटी को उनसे ज़रूर मिलवाऊँगा। तो वो एक ऐसी धन्य बेटी यहाँ इस देश में है। ऐसे और भी बहुत है जो गुमनाम हैं, उनको हम आगे भी नहीं आने देना चाहते। इसलिए मैं ये बोल रहा था कि हमें सबको चिंतित होना चाहिए पर्यावरण के प्रति, और ये ध्यान रखना चाहिए। कल के इस पर किसी ने विषय नहीं बताया कि भाई, अभी मैं छोटा सा बोल दूँ कि कल पर्यावरण दिवस पर ये ध्यान लें कि ये जो पेड़ पौधे जो हमारे लोगों ने कार्य होंगे, इनके प्रति धन्यवाद, कृतज्ञ होना चाहिए। ये कहते हैं ना ग्रीन हाउस गैसेज, ये बढ़ रही है। इसका एक 2015 में कोई एक सम्मेलन हुआ, उसमें 195 देशों ने उस पर सिग्नेचर करे, सहमति बनी कि नहीं भाई, हम जो ये मेटलिस्टिक संसाधनों के उत्पादन में हम जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, इससे जो है हमारी ये जो ग्रीन हाउस गैसेज का डेवलपमेंट हो रहा है जो हानिकारक है। यानी कि जो पेड़, ये हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड हम इतने उत्पादन कर रहे हैं, पेड़ों को हम काट रहे हैं, जंगल को हम ख़त्म कर रहे हैं, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह का वायुमंडल में इतना प्रभाव है। उसी के प्रभाव से ओजोन परत हमारी चौड़ी हो रही है, और ओजोन परत से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आ रही हैं, वो गैसेज उसको ऑब्जर्व करती हैं, तो वो और ख़तरनाक हो रही हैं पर्यावरण में। मैं इसको थोड़ा सा समरी में ही बता रहा हूँ। वे और ख़तरनाक होने के कारण जो मैं उसको आसपास देख रहे, तो वो हमारे लिए जहर हो रही है। ये जो अब आपदारी, कोरोना जैसे ये कुछ हो रहा है, ये इन्हीं का कारण है। तो हमें जनता को बताना चाहिए कि भैया ये पेड़ हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, प्रकृति के नज़दीक क्यों रहना महत्वपूर्ण है। तो उसमें बताया गया कि भाई 4 देश सबसे ज़्यादा इसका उत्सर्जन कर रहे हैं, इन गैसेज का। सबसे नंबर 1 पे चाइना, अमेरिका, भारत और रूस। और उसमें TT बनी थी कि समझौता हुआ था कि भाई इसमें कुछ फंड इकट्ठा करा जाएगा 2016 में, वो भी धरातल पे नहीं उतरा। और अमेरिका ने ये दादागिरी शुरू कर दी कि भाई जो चाइना ने भी स्वीकार करा, तो उन्होंने अपना 62% 2030 तक उसको सिमटने की कोशिश करी कि भाई हम जो ग्रीन हाउस गैसेज को में कमी लाएंगे।
तो उसके लिए उन्होंने 62% का वो कहते हैं मेगा कुछ इस तरह से गीगा टन या कुछ तरह गीगा टन या मेगा टन कोई लैंग्वेज है साइंस की, मुझे नहीं पता, कि उसका जो उत्सर्जन कम करेंगे, 62% कम कर दें। भारत ने 30-35 कहा था कि जीडीपी के आधार से बोला था, अमेरिका उससे हट गया। वो क्योटा भी में भी एक जापान में कोई 92 में भी एक ऐसा संगठन के द्वारा एक विषय रखा गया था जिससे अमेरिका उसमें भी हट गया। तो अमेरिका का दबाव ये है कि तुम घटाओ, तो उनका मूल मुलाते है कि अपनी बात पे वापस ना अड़ करके ये भारत सरकार को बताना चाहिए कि भाई उनका ये कहना है कि भाई तुम सब कम करो। तो चाइना पे तो दबाव बढ़ा, ठीक है कि चाइना जितना करता है उसका आधा अमेरिका करता है, उसके बाद में अमेरिका, रूस और भारत करता है थोड़ा थोड़ा सा। यानी कि अगर चाइना 50% कर रहा है तो 30-35% अमेरिका कर रहा है, तो 30% में हम दोनों देश हैं, रूस और हम। लेकिन वो कहते हैं कि हम तो करेंगे उत्सर्जन इसका, लेकिन जो विकासशील देश है, अविकसित देश है और अल्प विकसित देश है, वो जो है इसको बिल्कुल बैन कर दें, वो अपने यहाँ उत्पादन या अपने यहाँ प्रोग्रेस ना करें, क्योंकि प्रोग्रेस करते हैं तो नुकसान तो होता है। तो मेरा ध्येय यही बोलना था कि हमें उन लोगों का जो कहते कुछ है करते कुछ, अमेरिका जैसे दादा देश को, वो उसका बता देना चाहिए और ये इसके ऊपर हमें भी संज्ञान लेना चाहिए, हमारे भारतवर्ष को। हम व्यक्तिगत स्तर पर हमारा भी फायदा, मानव के कल्याण की हम बात करते हैं, दूसरे पे ना जा करके हम अपने यहाँ का संरक्षण करें, इन पर्यावरण को ध्यान दें, पेड़ पौधों को भी है तो समझें। ये हम नहीं समझ रहे अपने लाभ के लिए। यहाँ देहरादून में भी अफसर और नेताओं, विधायकों और मंत्रियों के संरक्षण में यहाँ कई 50-60 बीघे के बाग कट करके कॉलोनियाँ खड़ी हो गई हैं। यह कोई ध्यान नहीं दे रहा, व्यक्तिगत विकास की बात कर रहे हैं। तो ये मैं व्यक्तिगत कल मैं ही बार बार बोलता हूँ कि मानवता के, राष्ट्र के, क्षेत्र का विकास की बात करने का ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ये संस्कार दिया जाए। तो ये पर्यावरण पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, रस्म अदायगी की है। मेरा इस तरफ यही आकर्षण करना था कि इसके महत्व को समझें, पेड़ पौधे और जल, ये इनका संरक्षण और इनकी कितना ज़रूरी है हमारे लिए, और इसमें सहयोग करें। सरकार दोबारा से जो पुरजोर सब इस पर ध्यान दे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे इस दर्द भरी वाणी को महत्व समझना। नमस्कार।